नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के इस प्रश्नोत्तरी सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक था हमने आपको पूर्व में अवगत कराया था। इतिहास में यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म, जीव विज्ञान में यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पे जो चर्चा करनी थी वो कोशिका की करनी थी। तो इन दोनों टॉपिक को मिलाकर यहाँ पे 25 से 30 प्रश्न रखे गए हैं और आइए एक एक करके हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न यदि आप ध्यान से देखते हैं तो बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। यहाँ पर 5 विकल्प, जैसे कि आपकी जो अंतिम परीक्षा हुई थी प्रीलिम्स, उसमें जिस प्रकार का पैटर्न था उसी प्रकार से आज हमने भी विकल्प यहाँ पर रखे हैं। हालांकि अभी ये दोनों विकल्प रहेंगे इस बार या नहीं रहेंगे, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है कि ये दोनों विकल्प हटेंगे और सिर्फ 4 विकल्प A, B, C, D रहेंगे, क्योंकि अब नकारात्मक अंक यहाँ पर आ गए हैं। तो चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध के दूसरा नाम क्या था, पार्थ, प्रछन्न या मिहिर। यहाँ पे आपको बता दें कि भगवान बुद्ध के जब हम दूसरे नाम की बात करते हैं तो सबसे पहले इनके बचपन का नाम आता है और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके अन्य नामों में यदि हम बात करें, इनके अन्य नामों में यदि हम बात करें तो अन्य नामों में जो नाम आपको प्रमुखता से देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं शाक्य मुनि, और दूसरा जो नाम यहाँ पर प्रमुखता से देखने को मिलता है वो है तथागत। तो याद रखिएगा, शाक्य मुनि और तथागत, ये 2 नाम आपको अन्य नाम देखने को मिलते हैं और एक नाम सिद्धार्थ आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रश्न में बात करते हैं तो पार्थ, प्रछन्न और मिहिर की बात की गई है। आपको बता दें ये तीनों के तीनों गलत हैं, इनमें से कोई भी भगवान बुद्ध का दूसरा नाम इनमें से नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ई विकल्प, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ ये आपको बताना है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ ये आपको बताना है। पहला है लुम्बिनी, दूसरा है बोध गया, तीसरा है कुशीनगर, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और 5वां उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बात यहाँ पे किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की बात हो रही है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की बात हो रही है और ये 3 विकल्प ये दी हुई हैं, बाकी के 2 विकल्प जो कॉमन हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए बताइएगा। आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की जब हम बात करते हैं तो 80 वर्ष की इनकी अवस्था थी। ठीक है, जब इनका आप कह सकते हो इन्होंने प्राण त्याग किया तो इनकी जो उम्र थी वो 80 वर्ष की इनकी उम्र थी। और यदि हम बात करें उस समय वर्ष कौन सा था तो 483 ईसा पूर्व की बात है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इन्हें महान परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और कहाँ पर प्राप्त हुआ था तो आपको बता दें ये स्थान कौन सा था? यह स्थान था कुशीनगर। तो ये आपको याद रखना है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। और ये दोनों चीज़ें भी पूछी जाती हैं कि भाई किस वर्ष में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया या महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का वर्ष क्या था। तो दोनों संदर्भों में ये दोनों सन आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, सभी को जवाब देना। देखो ये सब बहुत आसान टॉपिक है तो यहाँ पे गलती आप सबसे नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको बताइएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण इस घटना को बोलते हैं, इसका संबंध है कुशीनगर से। अभी हम सब ने देखा पिछले प्रश्न में किसका संबंध है, कुशीनगर से। और कुशीनगर में जब इनकी मृत्यु हुई तो ये एक रोग से पीड़ित थे और इस रोग का नाम है अतिसार।
अतिसार रोग से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और जब ये कुशीनगर आए थे तो अपने अंतिम समय में इन्होंने सुभद्र नामक एक व्यक्ति को, याद रखिएगा, सुभद्र नामक व्यक्ति को दीक्षा दी थी। तो इसका सही उत्तर है सुभद्र। और क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं हुआ है किसी में, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ई विकल्प, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि जैसे हमने देखा महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो बुद्ध के मृत्यु से जुड़ता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं धर्म चक्र परिवर्तन की, तो ये समझने की ज़रूरत है कि धर्म चक्र परिवर्तन किस घटना से जुड़ता है। धर्म चक्र परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि धर्म चक्र परिवर्तन की जब आप बात करते हो, ये उस घटना को बोलते हैं जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के उपरांत सारनाथ वाराणसी आए थे और यहाँ पर इन्होंने सर्वप्रथम अपने कुछ लोगों को जो है दीक्षा दी थी। तो इसका जो संबंध है ये सारनाथ से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उर्वेला से महात्मा बुद्ध सबसे पहले सारनाथ आए थे। उर्वेला नामक स्थान से सारनाथ तक की इन्होंने यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? ये बहुत कॉमन सा प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि वर्ष भी पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन वर्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की बात कर लेते हैं, बौद्ध परिषदों की बात कर लेते हैं, तो 4 बौद्ध परिषदें प्रमुख रूप से पूछी जाती हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें या प्रथम बौद्ध परिषद की बात करें तो वर्ष 483 ईसा पूर्व की बात आती है, भगवान बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व की बात आती है। 483 ईसा पूर्व में ये जो बौद्ध संगीति हुई थी या बौद्ध परिषद हुई थी, ये सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए और ये चीज़ें सबको रटी हुई हैं। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी यह भी हर कोई रट चुका है। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब समस्या कहाँ पे आती है? यदि पूछ लिया जाए अध्यक्षता किसने की, जैसे इसमें पूछ लिया गया, तब जाके हमें समस्या आती है। और आपको बता दें प्रथम जो बौद्ध परिषद थी इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। ठीक है, महाकश्यप इसका सही उत्तर है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, यदि इसी समय हम देख लें द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी ये 383 ईस्वी में हुई थी। 383 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी यदि हम बात करें, सबको पता है और आपको भी पता है, वैशाली में हुई थी। ठीक है, वैशाली में हुई थी। किसका शासनकाल था यदि हम बात करें तो आप तुरंत बता दोगे कि ये कालाशोक का शासनकाल था। कालाशोक का शासनकाल था। यदि आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए कि कालाशोक का शासनकाल तो था लेकिन अध्यक्षता किसने की, तो आपको पता होगा सब्बकमीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, सब्बकमीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। बात आती है तृतीय बौद्ध संगीति की। तृतीय बौद्ध संगीति की जब हम बात करते हैं तो बात आती है 250 ईसा पूर्व की। कब की बात आती है? 250 ईसा पूर्व की बात आती है। और जब 250 ईसा पूर्व की, देखो सब ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व की बात आती है, तो आप जानते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्रा में। ठीक है, और पाटलिपुत्रा में हुआ था तो शासक कौन थे? अशोक के शासनकाल में ये हुए थे पाटलिपुत्रा में। अध्यक्षता किसने की? ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। मोगली पुत्र तिस्क ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखना है, मोगली पुत्र तिस्क ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आपको याद रखना है। अब हम पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर, कुंडलबन पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बात आती है कनिष्क की। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। वर्ष की यदि हम बात करें तो 72 ईस्वी में। ठीक है,
72 ईस्वी में ये आयोजित की गई थी, कश्मीर के कुंडल वन में ये आयोजित की गई थी। ये हो गई आपकी पाटलिपुत्रा में। अब इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता किसने की ये आपको याद रखना है, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको प्रमुखता से याद रखना है, देखो हम सब ने ये शासनकाल तो सबको रटा पड़ा है कि किसके शासनकाल में हुआ, स्थान सबको रटा पड़ा है। क्या हमें ध्यान देना है? सबसे पहले हमें वर्ष को ध्यान देना है, दूसरा हमें याद रखना है किसकी अध्यक्षता में हुआ, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो बौद्ध संगीतियाँ हुई इनमें घटित क्या क्या हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनमें घटित क्या क्या हुआ। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति की यदि हम बात करें तो यहाँ पे विशेष रूप से बौद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका संकलन किया गया, सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में उनका संकलन किया गया। कब? प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ में विभाजन हो गया और स्थविर तथा महासांघिक दो संघ में बौद्ध धर्म का आप कह सकते हैं इसका विभाजन हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ? तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक आपने सुना होगा, त्रिपिटकों में एक है अभिधम्म पिटक, उसका संकलन किया गया। अब बात आती है चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति में आपको देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया और बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। यहाँ पे दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, यदि आपसे पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म का विभाजन, तब आप कनिष्क को चुनोगे, तब आप चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करोगे। ठीक है, जब धर्म जुड़ेगा। जब बात आएगी बौद्ध संघ का विभाजन, तब आपको कालाशोक को चुनना है और द्वितीय बौद्ध संगीति को चुनना है। दोनों याद रखिएगा, बौद्ध संघ और बौद्ध धर्म दोनों में विभाजन हुआ था, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? अभी हमने देखा कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में यहाँ पर आयोजित की गई थी और ये शासन काल था अजातशत्रु का। तो भाई सप्तपर्णी गुफा है कहाँ पे? सांची में, नालंदा में, राजगृह में। तो राजगृह में है, सबको पता है, सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अभी हमने इस प्रश्न की चर्चा की। अब यहाँ पे यदि आप गलत करते हो, जवाब नहीं दे पाते हो, जिसका भी जवाब गलत आता है, याद रख लीजिएगा कि आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, वो इस क्लास में है नहीं, और यदि नहीं है तो फिर इस प्रकार की क्लास में समय देना जो है वो आपका व्यर्थ है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? महायान शाखा किसके शासन काल में प्रकट हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइएगा, महायान शाखा किसके शासन काल में प्रकट हुई? देखो, महायान शाखा कब आई? जब बौद्ध संघ का विभाजन हुआ या जब बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई धर्म के विभाजन होने पे महायान आया या संघ के विभाजन होने पे। अभी आपने पढ़ा कि जब बौद्ध संघ का विभाजन हुआ तो ये स्थविर तथा महासांघिक में बंट गई। ठीक है, और जब धर्म का विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का, तब वहाँ पर हीनयान और महायान आए। तो मतलब बात हो रही है बौद्ध धर्म के विभाजन की, और बौद्ध धर्म के जब विभाजन की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चलिए तुरंत जवाब, 1 सेकंड भी समय यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, 1 सेकंड भी यहाँ पर समय नहीं लगना चाहिए। चलिए जवाब दीजिएगा तुरंत। देखो, आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में कि भाई बौद्ध धर्म जो था इसको संरक्षण प्रदान करने वाले शासकों में किसका नाम आता है? तो आपने कुछ शासकों का नाम तो देख ही लिया, अजातशत्रु का देख लिया आपने, कालाशोक का देख लिया, अशोक का देख लिया, कनिष्क का देख लिया। अब कौन कौन से बचे हैं? जैसे बिंबिसार,
ये भी देते थे, इसको आप कह सकते हो संरक्षण देते थे। प्रसन्नजीत का नाम आपने सुना होगा, प्रसन्नजीत का नाम आपने सुना होगा। आपने प्रघोत का नाम सुना होगा, ठीक है। प्रघोत हो गए, प्रसन्नजीत हो गए, बिंबिसार हो गए, कनिष्क हो गए, हर्षवर्धन हो गए, कनिष्क, हर्षवर्धन, ये सभी के सभी जो शासक थे ये बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाले शासक थे। एक और याद रखिएगा, साहसी वंश पूछा जा सकता है। साहसी वंश, साहसी वंश कहाँ से संबंधित था? ये जो साहसी वंश था ये संबंधित था सिंध प्रांत से। तो यह भी जो है बौद्ध धर्म को संरक्षित करने वाला एक प्रमुख आप कह सकते हो राजघराना था, एक कुल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर था कश्मीर। यहाँ पे विशेष रूप से एक तरफ कुछ चिन्ह दिए गए हैं और एक तरफ घटनाएं। जैसे अभी हमने पढ़ा था दो चीज़ें। सबसे पहला प्रश्न हमने देखा था भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की बात हमने की थी, तो देखा था हमने कि ये मृत्यु से संबंधित है। धर्म चक्र परिवर्तन की भी बात हमने की है, ठीक है। जब हमने सारनाथ के बारे में बात किया मतलब प्रथम प्रवचन की बात आती है, ठीक है। इसके बाद गृह त्याग की जब हम बात करते हैं, गृह त्याग की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इनका संबंध कहाँ से है। गृह त्याग की जब बात करते हैं तो इनका संबंध है घोड़ा से, तो गृह त्याग का संबंध है घोड़ा से। फिर बात आती है जन्म की। जो बुद्ध के जन्म को दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है कमल से, ठीक है। और जब महाबोध की बात आती है तो यहाँ पे बोधि वृक्ष की चर्चा होती है और इस आधार पे आप इसको टिक कर सकते थे। इसको बताइए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र द्वारा किस घटना का चित्रण हुआ है आपको बताना है। मृग सहित चक्र द्वारा किस घटना का चित्रण हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण, प्रथम उपदेश या अन्य कोई? चलिए बताइएगा किसकी बात हो रही है? मृग सहित चक्र की बात हो रही है। आप जानते हैं जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो हरित वन में दिया था। कहाँ पे दिया था? हरित वन में दिया था। और कहाँ पे? सारनाथ में दिया था, ठीक है। प्रथम उपदेश इन्होंने जो धर्म चक्र परिवर्तन की बात आती है वो हरित वन की बात आती है, सारनाथ की बात आती है और इसी को बोलते हैं मृगदांव। क्या बोलते हैं? मृगदांव भी बोलते हैं। हरित वन को मृगदांव भी बोलते हैं। और जब मृग की बात आती है तो इसका संबंध है प्रथम उपदेश से। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित कराई? तुरंत सेकेंडों में जवाब चाहिए, सेकेंडों में जवाब चाहिए। चलिए सेकेंडों में जवाब चाहिए। आपने त्रिपिटकों के बारे में सुना होगा। बौद्ध धर्म की जब हम बात करते हैं तो त्रिपिटक की बात आती है। त्रिपिटकों में कौन कौन से आते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला विनय पिटक आता है, पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक, ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन पिटक आपको देखने को मिलते हैं। और इनमें यदि हम बात करें तो यदि आपसे पूछ लिया जाए पिटकों में सबसे लघुतम कौन सा है तो याद रखिएगा विनय पिटक जो है ये तीनों पिटकों में ये सबसे लघुतम है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे बृहदतम कौन सा है तो याद रखिएगा सबसे बृहदतम है सुत्त पिटक, ये सबसे बृहदतम है। और अभिधम्म पिटक की जब हम बात करते हैं तो ये मध्यम है। तो सबसे आप कह सकते हो बृहदतम और लघुतम आपको अवश्य याद रखना है। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में आचार विचार और नियम निषेध की बात की गई है। बौद्ध धर्म के आचार विचार, नियम निषेध की बात होती है। इसके बाद सुत्त पिटक में यदि हम बात करें तो सुत्त पिटक में विशेष रूप से इनके उपदेशों का संकलन है। बौद्ध के धर्म के उपदेशों का, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है।
और जब हम अभिधम्म पिटक की बात करते हैं तो याद रखिएगा आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का जो संकलन है वो अभिधम्म पिटक में किया गया है। ठीक है, तो दार्शनिक विचारों का जो संकलन है वो कहाँ पे है? अभिधम्म पिटक में आपको देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं इस प्रश्न में। इस प्रश्न में क्या बोला गया है? चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किसने की थी? तो कनिष्क के शासनकाल में ये आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? आप जानते हैं जब बात आती है महिलाओं के प्रवेश की बात आती है बौद्ध धर्म में, तो एक नाम आता है जिनका नाम है आनंद। आनंद इनके प्रिय शिष्य थे और आनंद के कहने पर ही जो महिलाओं की एंट्री हुई थी बौद्ध धर्म में वो आपको देखने को मिलता है। और पहली महिला कौन थी? पहली स्त्री कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, इनका भी नाम याद रखना है। महाप्रजापति गौतमी ये पहली महिला थी जिनको बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला था। ये कहाँ पे अनुमति दी गई थी यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये अनुमति दी गई थी वैशाली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक क्या है? अभी त्रिपिटकों के बारे में हमने देखा, त्रिपिटकों के जुड़े हुए फैक्ट हमने देखे। ठीक है, कौन बृहदतम है, कौन लघुतम है और त्रिपिटकों में किसकी व्याख्या की गई है, उन सब के बारे में हमने देखा। और त्रिपिटकों की जब हम बात करते हैं तो विशेष रूप से बुद्ध के उपदेशों का एक संकलन कह सकते हैं। सी विकल्प सही उत्तर है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? ये प्रश्न थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है, इसको छोड़ देना, इस पे आना है। अनात्मवाद सिद्धांत है। देखो बौद्ध धर्म की हम बात कर रहे हैं निश्चित तौर पे, तो जो फैक्ट होगा यहाँ पे निश्चित रूप से उसका संबंध कहाँ से होगा? बौद्ध धर्म से होगा। तो यहाँ पे अनात्मवाद की बात की जा रही है, आपको बता दें इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। इसको बताओ, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज इस नाम से जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है आपको बताना है। देखो अभी बहुत सामान्य से प्रश्न है, क्योंकि हम बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो चर्चा होगी वो बौद्ध धर्म से ही जुड़ी होगी। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं एशिया के ज्योतिपुंज की बात करते हैं तो एशिया के ज्योतिपुंज से जाना जाता है भगवान बुद्ध को। आगे बढ़ते हैं। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया आपको बताना है। चलिए बताइएगा, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद यदि बात करें, यदि आप दर्शन के छात्र होंगे तो बौद्ध धर्म आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल गई होगी कि इसका संबंध है बुद्ध से। चलिए अब यहाँ से जीव विज्ञान के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जवाब देना है। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? इनमें से कौन से हैं जिनकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है आपको बताना है। चलिए बताइएगा। सबसे पहले कोशिका यहाँ पे बात की गई है तो थोड़ा सा जानकारी कोशिका के बारे में हम देख लेते हैं। कोशिका के बारे में आप सबको पता होगा, पढ़ा होगा आपने। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज यदि हम बात करें तो इसकी खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है, जैसे हमने बोला रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज किया था और रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया और माइक्रोग्राफिया ये जो पुस्तक है रॉबर्ट हुक की, इसमें इन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बता दें कि रॉबर्ट हुक ने जो इस कोशिका की खोज की थी वो थी मृत कोशिका। ठीक है, मृत कोशिका। अब यदि पूछ लिया जाए कि प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की तो वहाँ पे बात आती है ल्यूवेनहॉक की। ठीक है, किसकी बात आती है? ल्यूवेनहॉक की। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? प्रथम जीवित कोशिका की खोज की। तो दोनों चीज़ याद रखना है कि यदि पूछ लिया जाए प्रथम मृत कोशिका किसने खोजी तो रॉबर्ट हुक, लेकिन यदि पूछ लिया जाए आगे जुड़ा है जीवित
तो आपको टिक करना है लीवेनहॉक, ठीक है। मृत या पहली कोशिका की खोज किसने की, तो वहाँ पे टिक करोगे आप रॉबर्ट हुक, लेकिन जीवित यदि लिखा है तो लीवेनहॉक को आप टिक करोगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विषाणु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के शक्ति का स्रोत क्या है, चलिए जवाब दीजिएगा। कोशिका के शक्ति का स्रोत क्या है? चलिए, कोशिका के प्रकार की जब हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं आपको देखने को मिलती हैं। और कोशिका द्रव्य आपने एक शब्द सुना होगा, और कोशिका द्रव्य के बारे में आपने यह भी पढ़ा होगा कि जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक व केशिका भित्त के रूप में बीच में होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। किसको कहते हैं? जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक व कोशिका भित्त के बीच में होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य की जब हम बात करते हैं तो जो उसके विभिन्न अंगक हैं उन्हीं अंगकों में से एक आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति का स्रोत भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त कौन से अंग इसमें आते हैं? जैसे गोल्जी का इसमें आपको देखने को मिलता है, राइबोसोम्स देखने को मिलता है, लाइसोसोम आपको देखने को मिलता है। ये सभी क्या हैं? ये सभी कोशिका द्रव्य के विभिन्न अंगक हैं, और उन्हीं में से एक है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको शक्ति का स्रोत बोला जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? चलिए, अच्छा प्रश्न है। डीएनए की खोज किसने की थी आपको बताना है। चलिए बताइएगा, डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखो, बात हो रही है डीएनए की, तो आपको बता दें डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है आपको बताना है। जवाब दीजिएगा। संवहनी पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है बताइएगा। फ्लोएम टिश्यू, पेरेकाइना टिश्यू, जाइलम टिश्यू, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। संवहनी जो पौधे होते हैं उनमें पानी ऊपर कैसे जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। आपको बता दें इसका सही उत्तर है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के माध्यम से संवहनी पौधों में जो पानी है वो ऊपर जाता है। पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन आप जानते हैं, निश्चित तौर पर जानते होंगे आप, और जानना भी चाहिए। पुरुष जीन संगठन होता क्या है? बहुत बेसिक सा प्रश्न है ये, क्लास 9th का भी कोई बच्चा बता सकता है इस प्रश्न के बारे में, तो ये गलत तो नहीं होना चाहिए। पुरुष जीन संगठन होता है XX, XY, X। चलिए, आप सब जानते हैं XY, B विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताइएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? 4 विकल्प हैं, मिलर, खुराना, डी बेरिस और अन्य। चलिए बताइएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है खुराना। यह आपके यहाँ पूछा गया प्रश्न है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइएगा। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? जवाब दीजिएगा। तना काट आमतौर पे किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? आम, गन्ना, केला। देखो, ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है, और आप सब कृषि बैकग्राउंड से हैं, किसान वाले पृष्ठभूमि से हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इसके बारे में जानकारी होगी। इसका सही उत्तर है गन्ना। आगे बढ़ते हैं। 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जवाब दीजिएगा। चलिए, फास्ट जवाब दीजिएगा। सबके जवाब आने चाहिए यहाँ पे।
80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ है। देखो 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाले पदार्थ की यदि हम बात करें तो वो आपका है जल। ठीक है, सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, किसके द्वारा? चलिए जवाब दीजिएगा। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। बायोमेट्रिक अन्वेषण है, जीनोम अनुक्रमण, डीएनए, फिंगरप्रिंट या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बोला जा रहा है? मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीकी कौन सी? आप सब जानते हैं डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग की बात आती है। जब भी कहीं पे इस तरह के कोई केस होते हैं तो वहाँ पे डीएनए की बात आती है, फिंगरप्रिंटिंग की बात आती है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आज का अभ्यास प्रश्न जो आपको जवाब देना है, निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? ये आपका अभ्यास प्रश्न है। और जब ये टॉपिक शुरू हुआ था तो सबसे पहले हमने इसी के बारे में बात किया था और इसी प्रश्न से हमने अपनी चर्चा की शुरुआत की थी। यदि आपने ध्यान से उसको सुना होगा, उस चर्चा को सुना होगा, तो आप इसका जवाब त्वरित देने में सक्षम हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बहुत ही सामान्य सा है। ठीक है, इसी से हमारा चैप्टर प्रारंभ हुआ था। कल के टॉपिक की अब हम बात कर लें यदि, तो कल का आपका टॉपिक है पोषण स्वास्थ्य, पोषण स्वास्थ्य और पोषण स्वास्थ्य के साथ साथ जैन धर्म। ये दो टॉपिक कल हमें देखने हैं। ठीक है, जैन धर्म और पोषण स्वास्थ्य को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो दोनों तैयार करके आइएगा, पोषण और स्वास्थ्य, साथ ही साथ जैन धर्म को तैयार करके आइएगा। और अभी हमारा ज़्यादातर फोकस यही है कि विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको कवर कराएं। तो इस सीरीज़ में ज़्यादातर अभी वही हो रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, तैयार करते हुए चलना है। और यदि आप टारगेट वीडियो से अभी तक हमारे नहीं जुड़े हैं तो टारगेट वीडियो से अनिवार्य रूप से जुड़ें। धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से एक बार, और कल प्रश्नों की संख्या भी हम बढ़ाते हैं और कुछ अतिरिक्त भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।